तो भैया हम तैयार हैं ऑडिट करने के लिए, फाइनेंशियल टैक्स ऑडिट बोलते हैं इसको। ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या होती है, किसको कराना कंपलसरी होती है, सीए के क्या पावर होते हैं, सीए ऑडिट का चोली दामन का साथ है, सीए का लाइसेंस ही ऑडिट के लिए मिलता है। ठीक है, तो जिस फर्म का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर क्रॉस हो जाता है उसको ऑडिट कराना कंपलसरी होती है। ठीक है, और उससे कम है तो ऐच्छिक वॉलंटरी होती है, आप चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कंपलसरी होती है। और अगर 2 करोड़ के अंदर हैं, ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर। तो अगर 2 करोड़ से नीचे हैं तो आपको सेल्फ असेसमेंट कराना होता है ऑडिट के बिना, यानी आप सेल्फ असेसमेंट कराएंगे। मतलब आप जो भी हमको डिटेल देंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, आप जो भी डिपार्टमेंट में डिटेल देंगे उसको गवर्नमेंट स्वीकार करेगी। लेकिन फिर उसकी शर्त ये है कि आपको ये जो नेट प्रॉफिट है, ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, ये देखा आपने नेट प्रॉफिट, ये कम से कम 8% रखना पड़ेगा। और अगर ऑडिट करा रहे हैं तो आप 1, 2, 3, 4% में जा सकते हैं, क्योंकि इसके बेस पे आपका इनकम टैक्स पे होता है। ये जो नेट प्रॉफिट है आपकी इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं इनकम में: इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर इनकम। तो उसमें आपकी बिजनेस की इनकम ये यहाँ डाली जाती है, इसके आधार पे आपकी इनकम टैक्स की गणना की जाती है। तो अगर आप परसेंट प्रॉफिट कम रखना चाहते हैं तो कंपलसरी 2 करोड़ के अंदर होते हुए भी ऑडिट कराएंगे तो आपको अलाउ है कि आप 2%, 3% दिखा सकते हो। ठीक है, और 2 करोड़ से ऊपर कंपलसरी ऑडिट है। ठीक है, क्योंकि जितनी आपकी इनकम इसमें ज़्यादा दिखेगी उतना आपका इनकम टैक्स का स्लैब जो है बढ़ेगा, आपकी इनकम टैक्स ज़्यादा आएगी। ठीक है, ख्याल में आ रहा है। तो ऑडिट की प्रोसेस के लिए एज ए अकाउंटेंट सीए को ये पावर होता है कि वो आपके खातों की जांच करे। अब वो खातों की जांच कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमको उसकी पूरी तैयारी, एक डिश रेडी परोस के उसको देनी पड़ती है, वो सिर्फ टेस्ट करता है ना। सारे अकाउंट की कितने एरिया हैं, सबसे पहले तो आपकी एंट्रियाँ सही है कि नहीं, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट सही किया है कि नहीं किया है वो देखता है। उसके बाद आपने हर अकाउंट को ग्रुप सही दिया है कि नहीं दिया है, आपके कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें, मतलब आपके अकाउंट का वो पोस्टमार्टम करता है। और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री के साथ पोर्टल के डिटेल, जीएसटी के डिटेल वो वेरीफाई होंगे। जो आपने इसमें एंट्रियाँ की हैं उसके डॉक्यूमेंट फाइल देखी जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन चेक किए जाएंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखे जाएंगे, यानी कोई एरिया नहीं छोड़ेगा। जो भी इनकम टैक्स और जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन उनका प्रॉपर पालन किया गया है कि नहीं वो देखा जाएगा। जैसे कैश मैक्सिमम आप किसी को 2 लाख रुपए दे सकते हैं या 10,000 दे सकते हैं, तो सारी एंट्रियों पे फिल्टर लगाया जाएगा आपको कि आपने जो कैश लिमिट है पेमेंट की उससे ज़्यादा तो पेमेंट नहीं कर दिया। ठीक है, 50 लाख से ऊपर जैसे नियम है कि 50 लाख से ऊपर आप टीडीएस या टीसीएस का भी पालन करेंगे, तो वो चेक किया जाएगा किस फर्म की इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर चली गई, तो आपने टीसीएस लगाया या टीडीएस काटा है कि नहीं काटा है। तो रूल्स रेगुलेशन किस स्टेज पे क्या है वो सारी चीज़ें जीएसटी आर और 3B में मैच है कि नहीं। मतलब जितने भी एरिया हैं, टैक्स वाले एरिया, प्रिंसिपल वाले एरिया, कैलकुलेशन वाले एरिया, ग्रुप देखे जाएंगे, आपने सही ग्रुप दिया है कि नहीं दिया है, सब कुछ A to Z सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा। यही ऑडिट, पोस्टमार्टम एक वर्ड है, पोस्टमार्टम। क्लियर है। ठीक है, तो ऑडिट का आसान तरीका है कैसे शुरू होती है, ये डिस्प्ले में गया और ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में मैंने F2, ये क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस को मैंने एंटर किया और F12 किया, ये ओपनिंग को यस किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन को यस किया और क्लोजिंग यस है ही। इस शक्ल में आपके पास ये जो है डाटा आ गए। ऑल्ट F1 करिए। अब सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया और इसको मैं लोकेशन दे रहा हूँ जहाँ मेरे डाटा रखे हैं। इस फाइल का नाम ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये मैं ले गया इसको एक्सपोर्ट करके। तो ये वापस हमारी जो है पूरा ट्रायल बैलेंस जो है ये एक्सपोर्ट हो चुका है।
अब यहाँ पर हम डालेंगे रिमार्क। आपको वीडियो का कुछ रिकॉल हो रहा है ना? ठीक है, ये गए। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, ये ओपनिंग वेरीफाई करना है 1 अप्रैल की। ठीक है, तो जैसे ये ऑडिट रिपोर्ट होती है आपके पास, ये ऑडिट रिपोर्ट होती है। ठीक है, फॉर्म 3CB ये ऑडिट रिपोर्ट होती है। इसमें सारे डिटेल होते हैं कंप्लायंस उसके साथ। अब इसमें आप जाएंगे ना तो बैलेंस शीट निकालिए आप। ये देखिए, इसमें एनेक्सर बी जो होता है ना, इसमें ग्रॉस टर्नओवर परसेंटेज दिया रहता है। देखिए, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 15.85%, नेट प्रॉफिट आपका 4.34 एंड स्टॉक एंड ट्रेड 19.53। 3 चीज़ों के डिटेल दिए रहते हैं 2 साल के। ठीक है, तो आपको इसके आसपास मेंटेन करना होता है GPNP। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक कम ज़्यादा हो सकता है। अब बढ़ने अपन मेन अपने कंप्लायंस। ये देखिए, ये आ गई आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपकी देखिए ये 22-23 है और ये डाटा 23-24 है ना। यहाँ देखिए कैपिटल कितनी है, 16,766, 16,766,40। ठीक है, इस तरीके से आप ओपनिंग वेरीफाई करिएगा। सबसे पहला काम हो जाएगा, है ना। ओपनिंग आपने अलग से चैप्टर में सीखा भी है, समझा भी है, प्रैक्टिकल भी किया है। ठीक है, ओपनिंग वेरीफाई हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप आइए, इससे बाहर निकलिए और यहाँ पर एक्सेप्शनल रिपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, अभी एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या होता है, खासकर निगेटिव लेजर में जाना है आपको। अब ये जितने निगेटिव लेजर है ना, यहाँ ऑब्जेक्शन है, ये निगेटिव लेजर है। निगेटिव तो चाहिए नहीं, तो ये निगेटिव का क्या अर्थ है यहाँ पर, जिस लेजर का जो स्वभाव है वो उसके विपरीत है बैलेंस है इसका। जैसे क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, अगर किसी क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट होगा तो वो नेगेटिव लेजर में आएगा। ऐसे ही डेबिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा तो नेगेटिव लेजर में आएगा। ऐसे जो भी ग्रुप बने हुए हैं वो अपने नेचर के अपोजिट जाएंगे। जैसे एसेट का सब डेबिट बैलेंस होना चाहिए, किसी भी एसेट्स का वो क्रेडिट बैलेंस है तो नेगेटिव लेजर में। ठीक है, और लायबिलिटी वाले का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव लेजर में, वो यहाँ से दिखाएगा आपको। ठीक है, जैसे दिखा रहा हूँ मैं, आदित्य हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है इसका। ठीक है, इसका डेबिट बैलेंस क्यों है भाई, तो ये कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्यों है। अब क्या ऑब्जेक्शन है यहाँ, ये क्यों है, क्या रीज़न है इसका। पर्सनल यूज़ है ना, तो ये देखना पड़ेगा पर्सनल यूज़ है कि नहीं। तो कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस है। पैसा कम हुआ है ना, इस कारण से वो कैपिटल कम तो हुआ है, लेकिन बैलेंस तो नहीं होना चाहिए ना। वो वहाँ जाके प्रोप्राइटर अकाउंट में जाके अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, है ना। एक क्लोजिंग एंट्री आनी चाहिए इसकी कायदे से, या इसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र एंट्री होनी चाहिए। डायरेक्ट हमने कैपिटल ग्रुप दे दिया है, या कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट दे दिया है तो ये क्लोजिंग होनी चाहिए। कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट है, उस वजह से दिखा रहा है अपोजिट साइड बैलेंस है। ठीक है, अभी अपना बाजार इसका देखते हैं क्या है ग्रुप। देखिए सन्नी क्रेडिटर है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। एक्चुअली ये शॉप रेंट वाला है, ये रेंट, इससे हम रेंट लेते हैं, इससे हम लोग रेंट लेते हैं, रेंट वाली पार्टी है ये। ठीक है, तो क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस तो है ना, वो फिर अलग मैटर है, किस में डालेंगे क्या है। फिलहाल वहाँ ग्रुप क्रेडिटर है और यहाँ डेबिट बैलेंस है, इसलिए निगेटिव लेजर दिखा रहा है। वो फिर हम ऑडिट में जाएंगे तो रिसिप्ट क्रेडिटर से क्यों है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक क्रेडिट बैलेंस देख लेते हैं, BAS। तो BAS का ग्रुप देखिए, करंट एसेट है और क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये सारे सॉर्ट आउट करने होंगे, आपको सल्टाने पड़ेंगे, और यहाँ एक भी बैलेंस नेगेटिव लेजर नहीं दिखना चाहिए।
ये स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, फिर आप जितनी पार्टियों के अंदर जाएंगे ना, वहाँ वैसी सिचुएशन मिलेगी आपको, जो जिस स्टेज में है वहाँ पर आपको वो चीज़ें वैसी सेटल करते चली जानी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। तो ये नेगेटिव लेजर आया। अब फिर से अपन वापस अपने ऑडिट पोर्शन में चलते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये मैं वापस आ रहा हूँ इस पर। अब इसमें देखिए ना, ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, तो आपको बैलेंस शीट से वेरीफाई करना है। ठीक है, सारा ओपनिंग बैलेंस मैच हो जाना चाहिए, ग्रुप वाइज और अकाउंट वाइज। ठीक है, अब कैपिटल में आइए। ये देखिए, आदित्य हेल्थ इंश्योरेंस, तो इसकी यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट है क्या, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर आप आदित्य हेल्थ में रिमार्क में डॉक्यूमेंट डाल दीजिए। ठीक है, या इसकी रसीद डाल दीजिए, क्योंकि ये रसीद आपको सीए को प्रस्तुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो वहाँ सीए रसीद देख के फुल प्रूफ के साथ वेरीफाई करेगा, वो आपकी एंट्री पे नहीं जाएगा। जब ऑडिट हो रहे हैं मतलब इसकी रसीद दिखाइए, तभी आपको इनकम टैक्स छूट की पात्रता है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे मैं यहाँ पर जो मुझे एक पॉइंट ध्यान में आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक स्कूल फ़ीस आता है, स्कूल कॉलेज की जो फ़ीस है ना, अगर वो आपने पे की है तो उसकी भी इनकम टैक्स छूट मिलती है, क्योंकि वो प्रोप्राइटर का, पार्टनर का पर्सनल खर्चा होता है। ठीक है, अब उसमें फिर और डीप में जाएंगे तो नियम ये है कि आपको सिर्फ ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी, उसमें लाइब्रेरी फंड है, बस का किराया है, दूसरे हेड भी जुड़े रहते हैं, तो पूरी की पूरी छूट नहीं लेनी है आपको। सिर्फ जो पढ़ाई की इनकम टैक्स छूट है ना, तो यहाँ आप पेमेंट तो पूरी की करेंगे, बस की, इसकी, उसकी सारी पेमेंट यहाँ दिखती रहेगी। ठीक है, तो फिर से सीए को स्कूल फीस की रसीद देनी पड़ेगी। वो सीए वेरीफाई करेगा कि ट्यूशन फीस आपने कितनी दी है, वही इनकम टैक्स में छूट लूँगा, भले आपने पेमेंट पूरे की हो। 1 लाख ट्यूशन फीस है और 1 लाख अदर चार्जेस हैं, मेस भी हो सकता है, दूसरे खर्चे जो कई सारे, हर स्कूल के लेवल के हिसाब से अलग अलग एक्सपेंस होते हैं। तो स्कूल तो सबकी रसीद देता है, तो आप सबका चेक से पेमेंट किया और यहाँ एंट्री हो गई और जब चार इनकम टैक्स में छूट लिया, ऐसा नहीं होगा। 80% स्किल, 20% आ रहा है ख्याल में, है ना? तो ऐसे चीज़ें करते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस होगा। तो आपको स्कूल फीस की रसीद लिखनी पड़ेगी, वही रसीद दीजिए, है ना? उस हिसाब से आप उसको बाय फॉरगेट भी कर सकते हैं, एंट्री को बाय फॉरगेट कर लीजिए। स्कूल ट्यूशन फीस, स्कूल अदर चार्जेस, दोनों में वैसी एंट्री मार के एकदम रेडी मटेरियल कर लीजिए, सीए के लिए एकदम ईजी कर दीजिए। ठीक है, पूरी डिश आप बनाएंगे, सीए सिर्फ टेस्ट करेगा, चखेगा और स्वाद बताएगा और आपको सर्टिफाई देगा। इवन तो कि हम कितनी भी सावधानी बरते हैं, कुछ ना कुछ 19-20 कमी बेसी निकल ही आती है, कितनी भी अकाउंटेंट सावधानी बरते। ठीक है, क्लियर है? अब ये जब चीज़ें पता रहेगी तो एंट्री करते समय ये चीज़ दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी? उसी समय आएगी कि नहीं आएगी? तो बस एंडिंग पॉइंट ध्यान रखने से ओपनिंग में ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक एक ग्रुप के अंदर जाना है और संबंधित चीज़ों को, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, क्लोज जैसे जैसे आती जाएगी ना, मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस एरिया में क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये ओपनिंग है और यहाँ पर ये प्लस माइनस करके यहाँ क्लोजिंग होती है। ठीक है, इसमें इतने एग्जाम्पल है, फिर आगे ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे, उसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसमें इनकम टैक्स में जैसे पर्सनल LIC होता है, स्कूल फीस होती है ना? अगर पर्सनल नाम से किराया आ रहा है तो उसका डिटेल सारा यही सब इसी कैपिटल ग्रुप में पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस यहीं दिखनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं दूसरे का एंट्री कर देते हैं, तो आपका ग्रुप चेंज करके आप उसको यहाँ ले आइए। म्यूनिसिपल टैक्स है, जितने भी है ना पर्सनल, म्यूनिसिपल टैक्स पर्सनल ही होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी पे ही लगती है, फर्म के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वो सारे इनकम एक्सपेंसेस वाले एरिया में सारी चीज़ें आप उसका ग्रुप कैपिटल ही रखेंगे और उसके संबंध में डॉक्यूमेंट सपोर्ट में रखेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में वो फिगर जाएंगे ही जाएंगे नियमानुसार। ठीक है, इवन ड्राइंग भी जो है पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग का भी ऑडिट में डिटेल होता है, उसको कंपेयर किया जाता है कि कितनी ड्राइंग आप घर खर्च के लिए कितना पैसा उठा रहे हैं। इवन ड्राइंग की एंट्री होनी ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है?
क्योंकि आपने सारा पैसा और सारा टाइम तो यहाँ झोंक दिया, तो घर खर्च कैसे चल रहा है? तो ड्राइंग की एंट्री जस्टिफाई है, चाहे बैंक से हो चाहे कैश हो, जैसा भी हो। आया ख्याल में? कैपिटल ग्रुप क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे ग्रुप में आइए, अनसिक्योर्ड लोन। अभी अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन जो अपने फैमिली मेम्बर और रिलेटिव से लिया जाता है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, ठीक है। फिर इसमें इंटरेस्ट सीखा था आप लोगों ने, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इतने दिन का इतने परसेंट से, तो फैमिली मेम्बर्स को हम इंटरेस्ट दिए जाता है। तो इंटरेस्ट की अपन ट्रेनिंग अलग से लिए हैं, ये वाली याद है, बिल बाय बिल इंटरेस्ट कैलकुलेशन याद है, यहाँ पर लिए थे। तो ये चीज़ें यहाँ वेरीफाई होनी चाहिए, यहाँ जाके पर्सनल फैमिली मेम्बर को, ठीक है। फिर इसमें सिक्योर लोन नहीं आया, सिक्योर लोन जो बैंक फाइनेंस होता है ना। तो सिक्योर लोन में क्या होता है, आप बैंक से स्टेटमेंट मंगाइए फाइनेंस का, उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग दिए रहते हैं। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों की अलग अलग प्रॉपर एंट्री करके बैलेंस मैच करना है आपको। तो स्टेटमेंट से आपका बैलेंस, फाइनल बैलेंस मैच होना चाहिए, ओपनिंग से मैच होना चाहिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट भी बैंक स्टेटमेंट से मैच होने चाहिए बैलेंसेस, ठीक है। तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसका ग्रुप कैपिटल देके उसको यहाँ ले आएंगे आप, पूरा लेजर यहाँ रहेगा प्रिंसिपल वाला, इंटरेस्ट वाला पर्सनल में आ जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में उस पर छूट मिलती है। तो ये अभ्यास और जानकारी का विषय है, इसमें आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस और अनुभव से, अभ्यास से वो चीज़ें आपके नॉलेज में आती जाएगी, तो आप खुद सवाल उठाएंगे। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन क्लियर हुआ। अभी आउटलाइन है, फर्स्ट फेज़ में है आप लोग, तो आउटलाइन है। जैसे जैसे आप किसी फर्म का ऑडिट करेंगे और वहाँ चीज़ें आने लगेंगी, आपको चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से फिर अब ड्यूटी टैक्स में जाएंगे, बहुत बढ़िया एरिया है, जीएसटी है, जीएसटी। तो आईटीसी कंपैरिजन में जाइए, चाहे मंथली जीएसटी में जाइए, 3B R1 सब आपका यहाँ मैच टू मैच वेरीफाई होना चाहिए। अब ये जीएसटी के जो सेल के फिगर है ना, वो आपके इनकम टैक्स में भी जाते हैं, वहाँ से आपका क्रॉस मैच होता है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है ATS, MIS और 26AS 3 ऑनलाइन डिटेल होती है। जैसे जीएसटी पोर्टल से आप लोग डाउनलोड करते हो 3B R1, ठीक है, वैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड TDS, ATS और MIS 3 स्टेटमेंट डाउनलोड करने होते हैं, आपके पैन कार्ड के इनकम टैक्स की साइड में डाउनलोड होते हैं। तो उसमें आपके सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, आपके पेमेंट्स, आपके GST, आपके इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक में कितना कैश डिपॉजिट है, कितना विड्रॉल है, वो टोटल, वो सब आया था। एक पार्टी का मैंने ऐसे रिटर्न डाला था, तो वहाँ नोटिस यही आ गया कि आपके बैंक में डिपॉजिट इतना दिखा रहा है, आपने इनकम टैक्स में दिखाया ही नहीं कि वो पैसे कहाँ से आए। तो नोटिस के बेस पर हमने उसको सेटिस्फाई किया। आप समझ रहे हैं चीज़ें कैसे क्रॉस हो रही है? एक एक पार्टी ने आपका TDS कहाँ काटा, आपने किसका TCS काटा, पार्टी ने कहाँ TCS लगाया, वो सारे इन तीनों स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्रॉस मैच करना पड़ता है। जैसे बैंक स्टेटमेंट आप लोग बैंक स्टेटमेंट से निकलवा के क्रॉस मैच करते हो ना, बैंक में हम अपने ट्रांजेक्शन, अपने डॉक्यूमेंट की एंट्रियाँ करते हैं, और बैंक से जब स्टेटमेंट निकालते हैं वो सेम बट अपोजिट आता है, आप उसको मैच करते हैं ना। तो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट भी मैच करने होते हैं। आपने किसका TDS काटा है, किसने आपका TDS काटा है, वो डॉक्यूमेंट खुद डाउनलोड करके या CA से डाउनलोड करवा के हम लोग मंगवाते हैं, ठीक है। तो जो हम अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट है ना, उस पर भी TDS है। तो TDS के भी स्लैब होते हैं, जैसे GST के स्लैब होते हैं, कब TDS लगेगा, कब नहीं लगेगा, कितना लगेगा, ठीक है। रेंट पे 10% होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर पे 1% होता है, उस पर रेट भी अलग होता है और मिनिमम लिमिट भी अलग होती है, ठीक है। जैसे भी रेंट में भी GST लगता था, TDS पे लगता था, तो TDS के लिए अलग सीमा थी, अभी उसको बढ़ा दिया गया है। कि TDS कब काटेंगे, जब रेंट की टोटल लिमिट 1 लाख होगी। पहले 20 ऐसा कुछ थी, कम ज़्यादा थी, अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, बट अभी जो है इस बजट में वो बढ़ा दिया गया है। तो अब ये सब कंप्लायंस, इनकम टैक्स से रिलेटेड अब चीज़ें अब इसमें धीरे धीरे ऑडिट में घुसेंगी, एंटर करेंगे। आ रहा है समझ में? तो हमको इनकम टैक्स का पार्ट भी वही 5 हेड कौन से होते हैं, कंप्यूटेशन कैसे बनता है,
वो सारी चीज़ें भी अपने को अब इसके साथ पैरेलली समझनी पड़ेगी। वहाँ जैसे बुक कीपिंग और जीएसटी 2 पैरेलल फील्ड थे, है ना, तो वैसे ऑडिट और टीडीएस, टीसीएस और इनकम टैक्स एक पैरेलल फील्ड है, काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो जीएसटी का ये पूरा वेरीफाई करके इसकी क्लोजिंग एंट्रियाँ लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है टोटल मिला के, ये जीएसटी क्रेडिट जो है दिखा रहा है आपका, ये सेल पे है, और जीएसटी जो डेबिट है ये परचेस पे। ये क्लियर है आपको? एंट्रियाँ करते हैं ना, उसी का टोटल दिखा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डेबिट वाला परचेस पे है और क्रेडिट वाला सेल पे है, तो उनके टोटल दिखा रहा है, ये आपको वेरीफाई करने हैं। ठीक है, और सेल माइनस परचेस इक्वल टू चालान हुआ। ठीक है, तो ये सारी एंट्रियाँ आपको एंट्रियाँ करके ये जीएसटी पेमेंट में ले जानी पड़ेगी। ये जीएसटी पेमेंट जो चालान का पेमेंट करते हैं आप, एंट्रियाँ वहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी। जीएसटी पेड में क्रेडिट वाला ले जाओगे और डेबिट वाला जाएगा तो उसका डिफरेंस चालान आ जाएगा। आता है कि नहीं आता? तो यहाँ ऐसा मिला के ये बैलेंस कायदे से 0 हो जाना चाहिए। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ और डेबिट में चालान कटाओगे तो बैलेंस 0 हो जाएगा ना। तो ऐसी इसकी क्लोजिंग एंट्रियाँ लेनी पड़ेगी हमको यहाँ। ये सारे बैलेंस 0 हो जाएंगे और यहाँ जीएसटी पेमेंट में या तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। तो डेबिट बैलेंस आया मतलब हमारा आईटीसी जमा, तो उसकी क्लोजिंग एंट्री अपन असेट साइड ले जाएंगे, जीएसटी एडवांस या आईटीसी। और क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसकी एंट्री लायबिलिटी साइड ले जाएंगे, जीएसटी पेबल, करेंट लायबिलिटी। इतना हमने मार्च को इतना जीएसटी पेबल है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जैसे होता है ना, तो उसको उसका ग्रुप कौन सा होता है? प्रोविज़न, बिजली बिल, सैलरी, ये सब जो मार्च वाले अप्रैल में पेमेंट होंगे तो उसका ग्रुप होता है प्रोविज़न। ठीक है, तो प्रोविज़न करना पड़ता है। तो वैसे जीएसटी का आपका मार्च का जीएसटी चालान कब पटेगा? 20 अप्रैल को, 3B का। तो जो चालान आप 20 अप्रैल को पटाए होगे 3B का, मार्च के रिटर्न का, तो उसका भी प्रोविज़न एंट्री लेना पड़ेगा, जीएसटी चालान पेबल। बाकी का चालान टू पेमेंट दिखाए होगे, बैंक से पेमेंट हुआ है इसमें, ये देखो बैंक से पेमेंट हुआ है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पड़ जाएगी, जीएसटी पेड टू जीएसटी पेबल। तो फिर जो मार्च में पे करोगे वहाँ इसको डेबिट करोगे और बैंक को क्रेडिट करोगे। याद है प्रोविज़न? आ रहा ख्याल में? जितने भी मार्च के पेबल थे, तो जब मार्च में पे किए हो वहाँ पेबल को यहाँ क्रेडिट करोगे तो उसको वहाँ डेबिट कर दोगे, और बैंक या कैश जहाँ से आपने पेमेंट किया होगा उसको क्रेडिट कर दोगे, तो ये बैलेंस नील हो जाएगा। आ रहा है ना ख्याल में? ठीक है, तो ऐसा ये पूरा ड्यूटी एंड टैक्सेस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, और एक एंट्री या तो डेबिट आएगी या तो क्रेडिट आएगी, उसको असेट लायबिलिटी में नियमानुसार ले जाना। ठीक है, क्लियर है? ड्यूटी एंड टैक्स क्लियर। ये प्रोविज़न देखिए, ये चेक करिए, इसमें ओपनिंग है ना, इसकी आपको मार्च अप्रैल मई में ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये कब पेमेंट हुआ। कई बार क्या होता है रेगुलर मंथ में एंट्री हो जाते हैं अप्रैल वाले में, तो उसको आपको अल्टर करके इसको डेबिट करना पड़ेगा। प्रोविज़न मतलब वही है मार्च के जो 31 मार्च को हमने लिए थे, और बाकायदा ये ऑडिट की तैयारी हम अप्रैल मई जून में करते हैं, तो तब तक इनके प्रोविज़न के भी पेमेंट हो चुके होते हैं। तो वो चालान और वो पेमेंट्स, वो डिटेल, बैंक डिटेल उठाना है, और उस उतना प्रोविज़न की एंट्री भी मारनी है, और फिर अगले साल उसकी पेमेंट भी दिखानी है। तो ये बैलेंस ओपनिंग नील हो जाना चाहिए अप्रैल में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आता है सन्डी क्रेडिटर। तो जैसे बैंक स्टेटमेंट मैच करते हैं, इसके भी मैच कर चुके हैं आप लोग बुक कीपिंग के दौरान। पार्टी अपोजिट पार्टी से स्टेटमेंट मंगा के कभी बिल छूट सकता है, कभी पेमेंट छूट सकती है, कभी उन्होंने कोई डिस्काउंट दिया हो, कभी माल वापस हो, आपस में कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो एंट्रियाँ हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो सारी एंट्रियाँ इसमें प्रॉपर करके हमारा बैलेंस और उनका बैलेंस अपोजिट साइड में क्रॉस मैच होना चाहिए, जैसे बैंक का मैच होता है सेम वैसा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी अगर भगवान न करे स्कूटनी आई, स्कूटनी यानी नोटिस कि आपके डिटेल हमको जो भी आपने अकाउंट किए हैं वो प्रूव करिए, तो आपको इन पार्टियों से कन्फर्मेशन मंगाए जाएंगे, यानी लेजर स्टेटमेंट मंगाए जाएंगे जिसमें वो सील साइन करके देगा। तो वो सील साइन कब करेगा? जब उसका और आपका सेम मैच होगा। नहीं तो आपने इसमें अगर कुछ गलती छोड़ दी हो, एक आध पेमेंट छोड़ दी हो, एक आध बिल छोड़ दी हो, तो आपका बैलेंस और सामने वाले क्रेडिटर का बैलेंस मैच नहीं करेगा।
और नहीं करेगा तो वो साइन सील कैसे लगा के देगा। जैसे जीएसटी का भी हो, नॉट ऑन पोर्टल रहता है, तो किसी वजह से उन्होंने रिटर्न नहीं डाल पाया, फिर वो चेक करते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट पार्टी से हम लेते हैं कि भाई इसमें सील साइन करके दे, जो नोटिस है देखा होगा हमने प्रिपरेशन करी। तो वैसे ही इसका भी कन्फर्मेशन मंगाया जाता है। कन्फर्मेशन मतलब लेजर की कॉपी होती है, बस फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक है, दिखाओ आपको, ये लेजर की कॉपी है। ठीक है, इसका जैसे प्रिंट करेंगे ना, तो इसका देखिए प्रीव्यू कैसा दिखा रहा है, सेम ऐसा लेजर दिखा रहा है। ठीक है, तो जब कन्फर्मेशन की बात आएगी तो ये प्रिंट में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए नॉर्मल लेजर है, ये कन्फर्मेशन, तो इसका रेडीमेड फॉर्मेट बदल जाएगा। अब ये देखिए कन्फर्मेशन आ गया, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट। ये पूरा मैटर टेली सॉफ्टवेयर वाले ने रेडी डाल दिया है, ये लेने वाला, ये देने वाला, ये सेम वही अमाउंट के कप ये हैं सारे, ये बैलेंसेस हैं। नीचे वो सामने वाली पार्टी सील साइन करके देगी, तो ऐसा रेडी प्रिंट आउट करके सामने वाले से करवाना पड़ता है। सीए का जो सजेशन रहता है, आपकी स्कूटनी आया चाहे नहीं आया, हर साल जो है ये कन्फर्मेशन बना के पार्टियों से सील साइन करवा के रख दीजिए, क्योंकि 5 साल बाद नोटिस आएगी, 5 साल पहले वो पार्टी आपको साइन करके नहीं देगी, क्योंकि उसके डाटा पुराने हो गए, डाटा हैं भी कि नहीं, तो बोलेगा मेरे पास डाटा नहीं पड़े, मैं साइन नहीं कर सकता। तो हर साल ऑडिट के साथ इसकी फ़ाइल बना के प्रिंट आउट बना के रख दीजिए। सीए का सजेशन लॉन्ग टर्म में ये रहता है। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। क्लियर है? तो इस तरीके सभी पार्टियों का वेरिफिकेशन, ये भी अपने आप में आर्ट है ना। अंकल जब उनकी फैक्ट्री थी तो खुद किया करते थे, ये सारे काम वो खुद किया करते थे, उसी के बेस पे आज वो एक्सपीरियंस उनको काम आ रहा, बैठे करते वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्रेडिटर और डेबिटर्स का वेरिफिकेशन, पार्टी वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अदर करेंट लायबिलिटी में ओपनिंग है, कुछ है नहीं, वो देखना होगा। अब फिक्स असेट में क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की आपको एक जनरल एंट्री मारनी है। ठीक है, लेकिन अंदर जाके चेक करना है। ओपनिंग के अलावा देखिए एड ऑन भी है इस साल। ठीक है, तो ये इसमें 2 पार्ट में, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ देखा जाता है ऑडिट में। ठीक है, फर्स्ट हाफ में है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे, और सेकंड हाफ में है तो आधे साल का, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, वो तारीख 2 या 3 अक्टूबर के आसपास पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ और एक एंट्री मारेंगे, यहाँ डेप्रिसिएशन की एंट्रियाँ दिखेंगी। ये डेप्रिसिएशन की एंट्रियाँ हैं, और ये क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस है। ठीक है, और एड ऑन का इसमें क्यों नहीं दिख रहा, अंदर दिख रहा था। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री मारी गई क्या? देखो टेंटेटिव एंट्री मारी गई, वैसे 31 मार्च को मारते हैं। ठीक है, और इसमें इन जनरल याद रखिए, फर्नीचर पे हमेशा 10% डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 15, प्लांट एंड मशीनरी में जितनी भी मशीन हो, वो चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे घोड़ा गाड़ी हो, सब मशीनें हैं, मशीनों पे 15% डेप्रिसिएशन लगता है। वो चाहे कार हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर पे स्पेशल है, कंप्यूटर पे 40% डेप्रिसिएशन। तो कंप्यूटर पे अपडेट जल्दी आते हैं, है ना, नई जनरेशन आ जाती है ना फटाफट, तो 1 साल में कंप्यूटर वो पुराने पड़ जाते हैं, तो उस पर 40% का डेप्रिसिएशन रखा गया है। मतलब कंप्यूटर की लाइफ मोटा मोटी 3 साल मानी गई है अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो फर्नीचर पे 10, बिल्डिंग पे 15 और प्लांट एंड मशीनरी पे 15, ये मोटा मोटी रहती है। बाकी कहीं आप फंसो तो गूगल पे भी जानकारी मिल जाती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट मिल जाता है, टीडीएस का चार्ट मिल जाता है, जीएसटी स्लैब का चार्ट मिल जाता है, सब रेडी है। ठीक है, फिर उसमें टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नोटिफिकेशन हर महीने एक फाइनेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण, और जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनकी हर महीने मंथली कंपलसरी जीएसटी मीटिंग होती है। मालूम, जीएसटी कमेटी बनी है, हर महीने उसकी मीटिंग होती है किसी न किसी स्टेट में। तो वहाँ जब वो प्रोसेस में रहते हैं, चेंज वो करने होते हैं, उसके नोटिफिकेशन से ये सारी चीज़ें वो जारी करते हैं जीएसटी पोर्टल पर। किसी को 12% को 18 में ले आना है ना, या किसी की लिमिट बढ़ानी है, या किसी पुराने केस का ब्याज माफ़ करना है, तो ऐसे वो उनके पास प्रपोजल आते हैं। जैसे हर स्टेट में चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं, तो व्यापारी को ग्रुप उनको एक ज्ञापन देता है, भाई हमारे ग्रुप की मांग है, इसको आप जीएसटी मीटिंग में रखिए, इसको पास करवाइए।
तो वो डिसीजन पास होता है, फिर उसका नोटिफिकेशन आता है, उसका अपडेट आता है, फिर यूट्यूब वाले उसकी वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो अपडेट्स आते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें। पिछले 2 महीना पहले पोर्टल में प्रॉब्लम थी, तो दो दिन डेट बढ़ा दी गई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डेट बढ़ गई थी, तो सारे नोटिफिकेशन आते हैं और उसमें दिखता रहता है सब। तो ऐसा हमको पोर्टल पे इनकम टैक्स, अब तो इनकम टैक्स भी जुड़ने वाला है इसमें, इनकम टैक्स जीएसटी के पोर्टल में हमको मेंबरशिप सब्सक्राइब कर लेने चाहिए, जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं, जैसे वीडियो आएंगे उसको देख लो। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े तो फिक्स असेट के ग्रुप में डेप्रिसिएशन वाली बात आती है, और एड ऑन के हिसाब से 6 महीने और 1 साल की बात आती है ना। करेंट असेट में ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं करना है, ये आपको ओपनिंग से मिलता है, वहाँ से क्लोजिंग से बैलेंस शीट से ओपनिंग यहाँ डाल देंगे, है ना। लोन एंड एडवांस पे वही जो आपका सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में था, इंटरेस्ट वाला बात यहाँ भी देख लीजिए, पार्टी से कंफर्म कर लीजिए किसको आप इंटरेस्ट देना है, किसको नहीं देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, नियमानुसार वो चीज़ें देख लीजिए। कैश इन हैंड, बढ़िया टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्रेडिट लाल लाल दिख रहा है, अकाउंट गलत है ये तो मतलब इनकम्प्लीट डाटा है, इसलिए मैं दोनों एस्पेक्ट्स दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, मैंने जानबूझ के इनकम्प्लीट डाटा लिए ताकि आपको दोनों एरिया दिखें कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। नहीं तो मैं ऑडिट रिपोर्ट दिखा देता, उसमें सब चीज़ें प्लेन सीधी सिंपल रहती, बढ़िया वेल टेलीड रहती, तो उसमें सीखने और समझने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए डेबिट बैलेंस हो गया, तो ये रेड है, तो ये तो मंथली बैलेंस है। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो डेली बैलेंस भी आता है, डेली ब्रेकअप। तो डेली ब्रेकअप में यहाँ डेबिट चाहिए, कहीं भी क्रेडिट नहीं चलेगा, लाल वाला नहीं चलेगा, ऑडिट में गलत है ये, क्योंकि कैश क्रेडिट पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या कि आपके पास 100 रुपये थे और 150 रुपये पेमेंट कर दिए, रिसीव ज़्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते ना आप, तो ये अकाउंट गलत है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अभी डाटा अधूरे हैं, तो वो चीज़ें हम ठीक करते हैं। तो कैश अकाउंट में इतना ही है। बैंक अकाउंट में भी आप लोगों को पता है बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, ये बैंक के इस ग्रुप में करेंट अकाउंट होते हैं, ठीक है, या सेविंग अकाउंट होते हैं, और अगर सीसी लिमिट वाले होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। सीसी लिमिट वाला बैंक यहाँ दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, लायबिलिटी सब। ठीक है, और करेंट अकाउंट जितने होंगे आपको यहाँ दिखेंगे, तो सबके बैलेंस मैच होने चाहिए स्टेटमेंट से, वो चीज़ देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये है डेबिटर का क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस, तो ये नया ग्रुप बनता है एडवांस टू सप्लायर्स। तो क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है तो उसको आप ग्रुप अल्टर करके एडवांस टू सप्लायर में ले जाएंगे। क्रेडिटर हमारा सप्लायर है, तो उन पार्टियों के जिनके डेबिट बैलेंस हैं क्रेडिटर्स के, ठीक है, जैसे यहाँ क्रेडिटर्स हैं, ये आया है, ठीक है, यहाँ देखिए डेबिट बैलेंस है, तो इसका सन्डी क्रेडिटर डला हुआ है, तो आप यहाँ जाएंगे, अगर ये फाइनल वेरीफाई हो गया तो यहाँ जाके एडवांस टू सप्लायर ग्रुप आप उसको चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ डेबिट बैलेंस में चला जाएगा ये, तो आपका अकाउंट प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डेबिटर्स की क्रेडिट बैलेंस हो गए तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, वो ग्रुप बना के आप उन पार्टियों को वो ग्रुप दे देंगे। आया ख्याल में? तो इस तरीके से बैंक हो गया, एडवांस टू सप्लायर हो गया, अदर करेंट असेट्स में ये जीएसटी रिसीवेबल है, देखो ओपनिंग डला हुआ है जीएसटी रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस आता तो जीएसटी रिसीवेबल में चला गया। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, अब ये जनरल इंश्योरेंस क्या होते हैं, 1 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपको 31 मार्च तक का इंश्योरेंस यहाँ लेना पड़ेगा, उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर में जहाँ वो पॉलिसी आपकी एंड हो रही है उतने दिन का इंश्योरेंस प्रीपेड लेना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 365 कर दीजिए तो पर डे का आ जाएगा। तो जितने दिन 31 मार्च तक पढ़ रहे हैं उतने दिन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आप यहाँ डालिए। ठीक है, बाकी को प्रीपेड में डाल दीजिए, फिर अगले साल को प्रीपेड से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल के प्रीपेड से 0 कर दीजिए उसको। तो ये हुए आपके अदर करेंट असेट्स। सेल्स अकाउंट और परचेस अकाउंट आपके जीएसटी पोर्टल से और बिलों से और पार्टी स्टेटमेंट से वेरीफाई हो जाएंगे। पार्टियों से वेरीफाई करेंगे तो परचेस पूरा वेरीफाई हो जाएगा आपका, पार्टियों का अकाउंट भी बैलेंस वेरीफाई हो जाएंगे। सेल आप जीएसटी पोर्टल से वेरीफाई करेंगे, जो आपने डाले हैं उसको जीएसटी पोर्टल से क्रॉस मैच कर लीजिए। इसकी एक वर्किंग एक्सेल शीट भी बनती है। ठीक है, इसमें मंथ वाइज रहता है,
3B में इतना फिगर, R1 में इतना फिगर, टेली में इतना फिगर, तीनों का डिफरेंस 0 आ रहा है मतलब ओके। अगर डिफरेंस ज़्यादा कम ज़्यादा है तो उसको क्लोजिंग एंट्री में अपने को पास करना पड़ेगा, या हमसे कुछ गलती हुई है तो उसको रिटर्न में सुधरवाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि क्या मिस्टेक हुई है। तो वैसी एक्सेल शीट उसमें फार्मूले डले रहते हैं। सेल के भी पूरे मंथ वाइज फिगर, तीनों एरिया वाइज, उसके डिफरेंसेस, ITC के, RCM के, सारी वो लिस्ट अलग अलग बनी रहती है। ठीक है, उसमें वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, ओवरऑल एक पाथवे ऑडिट का बता रहा हूँ। अब एक एक ग्रुप में जाके स्टेप बाय सेपरेटली आपको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे GST ड्यूटी एंड टैक्सेस उसको मिलाना है तो वहाँ ये शीट बनेगी, उसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे होगी, उसकी वर्किंग अलग होगी, है ना। अभी मैं पूरा पाथवे बता रहा हूँ कि ग्रुप वाइज कैसे जाना है, कैसे करना है। फर्स्ट आउटलाइन बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेंसेस में तो कोई गुंजाइश नहीं, जो आपने एक्चुअली पेमेंट किया हो वो देखे जाएंगे। इस तरीके से ग्रुप वाइज घूम के आप यथा अनुसार क्लोजिंग एंट्रियाँ, वेरिफिकेशन, है ना, रिकन्सिलेशन, सारी चीज़ें बनाएंगे, एंट्रियाँ लेंगे, वेरीफाई करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखेंगे, डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। तो जहाँ आपको ऑब्जेक्शन आए यहाँ पर रिमार्क में लिख लीजिए, इसको ये चाहिए, इसका ये चाहिए, इसका स्टेटमेंट मिसिंग है ना, इसका इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इसमें डिफरेंस है, वो सब आप नोटिंग यहाँ बना लीजिए। फिर उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते जाइए। कभी पार्टी से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कभी CA से गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, कभी सीनियर अकाउंटेंट से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कभी डॉक्यूमेंट मंगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर रिमार्क में सब डालते चले जाएंगे। रिमार्क में डालेंगे तो उसको फिर फॉलोअप करके उसको ठीक करते चले जाएंगे। तो जब पूरे सारे खाते नील हो जाएंगे फिर अपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाना होगा यहाँ। और यहाँ जैसे मैंने ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया था GP और NP कितना आ रहा है, उस हिसाब से यह मैच करेंगे कि GP और NP कितना आ रहा है, उसको यहाँ से चेक करेंगे। पिछले साल कितना था उसके आसपास होना चाहिए, है ना। उसके हिसाब से स्टॉक में अल्ट्रेशन करके जो भी आपको गाइड करे सीनियर अकाउंटेंट CA, उस हिसाब से इसको ठीक करेंगे। ठीक है, ये स्टॉक वाइज है, इन्वेंट्री वाइज है। फिर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए कितना है और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसको लास्ट ईयर के आसपास मेंटेन करना होता है। उसके हिसाब से जो भी CA की गाइडलाइन हो उसको हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये डॉक्यूमेंटेड डाटा और इसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट की फ़ाइल, ये सब हम CA को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर वो फाइल खोल के बैठ के इसी पैटर्न में वो चेक करता है और फिर हमसे सवाल जवाब करता है। जो मिस्टेक होती है उसको ठीक करवाता है, गाइड करता है, इसमें ये ऐसा नहीं, ऐसा करिए, इसको ऐसा नहीं, ऐसा चेंज करिए, ये इसमें ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट वही है। अपन रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो एक ही चीज़ अलर्ट रहते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी हम अकाउंट का काम इसलिए करते हैं कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, GST से और या इनकम टैक्स से नोटिस ना आ जाए। उसको बेस में रखते हुए हम ये सारे काम कंप्लाइंस करते हैं। वहाँ CA जो है हमारा कंसल्टेंट है, उसके पास पावर है, हम उसको फॉलो करने वाले हैं, उसकी गाइडलाइन को अपने लेवल पे बेस्ड करके उसको देना है। तो उसके बाद वो उसके यहाँ जो है वो दिन भर में, एक दिन में 5-5, 10-10 फाइलें निपटा देते हैं ऑडिट करके। उनको पता है कहाँ कैसा फ़िल्टर लगाना है, इसको कैसे चेक करना है, बड़ी स्पीड से चेक करते हैं। पोर्टल खोल के खर्च से TTS निकाल लेते हैं, चेक करते हैं। उनके पास एक चेक लिस्ट बनी हुई, जैसे हमारी बुक कीपिंग की चेक लिस्ट बनी हुई ना, उनके पास भी, क्योंकि शुरू वाले फर्स्ट फेज़ में CA खुद नहीं बैठता है, सीनियर। ठीक है, उसके यहाँ एम्प्लॉयज़ होते हैं CA के यहाँ, प्लस आर्टिकल्स भी होते हैं, CA जो कर रहे होते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में, प्राइमरी फेज़ में वो लोग वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, फिर एक्सेल में रिमार्क डालते हैं, फिर अकाउंटेंट से वेरीफाई करते हैं। फिर वो सब रेडी किया हुआ चीज़ जो है वो वहाँ के जो जूनियर CA होता है, सीनियर CA होते हैं, तो जूनियर CA जो है उनके हेड, ग्रुप के हेड होते हैं, वो देखते हैं। फिर फाइनली सीनियर CA के यहाँ फाइल जाती है, फिर उसको देखता है, घूमता है, वेरीफाई कर दो। उसको आइडिया रहता है किस फाइल में क्या चीज़ हो सकती है, कितना, कौन सी चीज़ पे अलर्ट रहना है, तो देख के इस तरीके से फिर ये सारे फिगर जो है ना, जैसे हम R1 और 3B रिटर्न डालते हैं ना,
इसके रिटर्न में इनकम टैक्स पोर्टल पे जाता है ऑडिट का। जितनी ऑडिट रिपोर्ट आपने देखी ना, ये सारे पोर्टल पे डिटेल डालने होते हैं। आ गए ये वाले, ये पूरे पोर्टल में सेक्शन बने होते हैं, वहाँ आपको डिटेल डालते जाना पड़ता है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं वहाँ पोर्टल पे। पार्ट बी नियमानुसार, इसमें देखो नील लिखा है, ये पूरे पोर्टल पे डिटेल डालने होते हैं। तो इस तरीके से ये ऑडिट रिपोर्ट बन के मिलती है हमको। फिर इसमें सीए के सील साइन होते हैं नीचे। ये सारा फॉर्मेट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पे 10, 12, 15 पेज का रहता है। और नीचे फिर हमारी जो अकाउंट के बैलेंस शीट ग्रुप वाइज जो है प्रिंट आउट लगते हैं। ये देखिए सीए के सील साइन है, ये देखिए पार्टी के सीए के सील साइन है। ऑडिट ऐसा ऑडिट रिपोर्ट पे सील साइन होते हैं। मैंने ओपनिंग डालने के लिए आप लोग को दी हुई ऑडिट रिपोर्टें तो हैं वो, तब उसमें इसको थोड़ा घूमना, ये ऊपर के मैटर बने हुए हैं, थोड़ा लाइटली घूम लेना। ठीक है, सर ये फॉर्म को भरना पड़ता है? हाँ वहाँ ऑनलाइन भरना पड़ता है। हम लोग जीएसटी में कैसे भरे अपन डिटेल्स, कॉलम बने रहते हैं, वहाँ डिटेल डालना पड़ता है पूरा। ये ग्रुप वाइज प्रिंट आउट है। और आखिरी में ये देखिए सिग्निफिकेंट पॉलिसी एंड नोट्स टू अकाउंटेंट्स, जो फॉर्मेट है उसको प्रॉपर सी भर के सील साइन करना है। इस तरीके से आपकी ऑडिट होती है कंप्लीट। ठीक है, तो अकाउंटेंट सीए उनकी टीम पूरा फुल प्रेशर में रहते हैं इसको करते समय। आया ख्याल में? क्लियर है? ठीक है, अच्छे से आ गया समझ में? इस तरीके से अब आपको एज ए केस स्टडी में एक अलग अलग फॉर्म देता हूँ, उससे सपोर्टिंग में ट्रायल बैलेंस एक्सपोर्ट करिए, ओपनिंग मिलाइए, वो मटेरियल मैं आपको देता हूँ एज ए केस स्टडीज़। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो जितनी फर्म रहेंगी उतनी कहानियाँ रहेंगी, उतनी सिचुएशंस रहेंगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा अभी किस स्टेज में है जिस फर्म का आप केस स्टडीज़ कर रहे हो। ठीक है, उस स्टेज में स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। आपको ये गाइडलाइन पूरा चेकलिस्ट भी प्रिंट आउट दी जाएगी, सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो ये होता है कंप्लीट अकाउंटिंग का कैरियर, ये होती है कोई 80%। ठीक है, जब इस चीज़ में आप एक्सपीरियंस लेंगे तो आप एक एक चीज़ ऑडिट आप करेंगे, आप गलती पकड़ेंगे, आप समझेंगे, सब चीज़ें उस लेवल पे आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी। तो किसी भी पार्टी का इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल अबाउट ऑडिट। क्लियर है? अभी जितना इस टेली में जितने डाटा अवेलेबल थे उसके बेस पे हमने बात करी। अब कुछ चीज़ें नहीं थी और जो मुझे ध्यान आई वो मैंने बताई आपको। ठीक है, अब केस स्टडी डिपेंड करता है, कुछ ऐसी नई चीज़ें जो इसमें रह गई हों वो भी आ सकती हैं, तो उसको अपन वहाँ पर डिस्कस करते चले जाएंगे, है ना। जैसे रिकन्सिलेशन है, उसका हम अलग से वर्किंग करेंगे। ठीक है, उसका अलग से रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका अलग से वर्किंग करेंगे, कैसे क्लोजिंग होता है, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट।